स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि लगातार बारिश से किसानों में लौटी उम्मीद। किशनगंज सहित पूरे बिहार में धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार। दरअसल बात है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल समेत पूरे बिहार में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त पानी जमा होने लगा है, जिससे धान की रोपनी के काम में तेजी पकड़ ली है। जब लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब खेतों में जुट गए हैं और ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी की गतिविधियां तेज हो गई है। जी आपको बता दूं कि बारिश की कमी के कारण पहले धान की रोपनी प्रभावित हो रही थी और किसानों को फसल को लेकर के चिंता सताने लगी थी, लेकिन लगातार बारिश के बाद खेतों में नमी और फिर पानी की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। किशनगंज के रिजवान हत्याकांड मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग, पूर्व विधायक ने एसडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के चर्चित रिजवान आलम कांड में दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग तेज हो गई है। कोचा दमन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने बहादुरगंज एसडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस गंभीर मामले की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने प्रशासन से मांग की है कि हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाए और न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी तरीके की देरी न हो। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की जरूरत बताई है। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले 3000 से ज्यादा शिक्षकों की जाएगी नौकरी, अब तक मिले वेतन की भी होगी वसूली। दरअसल बात है कि बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 3035 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जाँच में फर्जी शैक्षणिक और फिर अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने के मामले सामने आए हैं। आने के बाद अब ऐसे शिक्षकों को सेवा से हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। सरकार की कार्रवाई सिर्फ नौकरी समाप्त करने तक सीमित नहीं रहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वर्षों तक नौकरी कर चुके शिक्षकों से अब तक मिले वेतन की राशि भी वसूली जाएगी और फिर कुछ मामलों में ब्याज समेत रिकवरी की तैयारी है। जब पहले की रिपोर्ट में करीब 3000 फर्जी शिक्षकों को लगभग 1400 करोड़ रुपए से वेतन भुगतान किए जाने की बात भी सामने आई थी। शिक्षा विभाग और निगरानी एजेंसियां संदिग्ध शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर रही है और फिर हजारों अन्य शिक्षक भी जाँच के दायरे में बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले स्पष्ट किया था कि जांच में जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में और शिक्षकों पर भी नौकरी समाप्त होने, वेतन वसूली और फिर कानूनी कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है। खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री से लेकर के गार्ड के अवैध हथियार तक किन 3 खुलासों ने बढ़ाए फैजल खान की टेंशन। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित कोचिंग चलाने वाले खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहला बड़ा मुद्दा उनकी कथित क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर के उठा है, जिस पर अदालत ने रिकॉर्ड मांगा था। बचाव पक्ष ने कहा कि जिस पुराने मामले की चर्चा हो रही है उसमें पुलिस पहले ही अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, इसलिए उसे जमानत याचिका में नहीं बताया गया है। 8 जुलाई की सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और आदेश 10 जुलाई को आने की खबर है। दूसरा बड़ा खुलासा खान सर की सुरक्षा में तैनात गार्ड तालेबर सिंह के हथियार को लेकर के बताया गया है। पुलिस जांच के मुताबिक जिस हथियार से फायरिंग का आरोप है उसका लाइसेंस पूरे भारत में मान्य नहीं था, फिर भी बिहार में हथियार के साथ सुरक्षा ड्यूटी की जा रही थी। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि स्थानीय प्रशासन संबंधित थाना या फिर आर्म्स मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं दी गई और पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया था। हालांकि इन बिंदुओं पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। कंबोडिया भेजने वाले मानव तस्करी गिरोह पर एनआईए का शिकंजा, समझिए पूरा मामला। दरअसल बात है कि विदेश में अच्छी नौकरी और फिर मोटी सैलरी का लालच देकर के भारतीय युवाओं को कंबोडिया भेजने वाले कथित अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। जांच बिहार के पूर्वी चंपारण तक पहुंची है, जहां पर फेनराहा थाना क्षेत्र के एक युवक से घंटों पूछताछ की गई और फिर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उसे 13 जुलाई को पटना स्थित एनआईए कार्यालय में दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच एजेंसी को संदेह है कि नेटवर्क बेरोजगार और
ज़रूरतमंद युवाओं को कॉल सेंटर, डेटा एंट्री या फिर दूसरे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का झांसा देकर के कंबोडिया भेजता था, जब वहां पर पहुंचने के बाद कथित तौर पर युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते और फिर उन्हें जबरन साइबर ठगी, फर्जी निवेश तथा ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कामों में लगाया जाता था। काम से इनकार करने पर बंधक बनाने और फिर प्रताड़ित करने के आरोप भी सामने आए। एनआईए अब जब्त मोबाइल के डेटा, कॉल डिटेल, चैट और फिर पैसों के लेन देन की जांच करके पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने युवाओं को विदेश भेजा गया, किन एजेंटों और फिर सब एजेंटों की भूमिका रही है और नेटवर्क के तार भारत के किन राज्यों तथा विदेशों तक फैले हैं। फिलहाल संबंधित व्यक्ति की भूमिका जाँच के दायरे में है और अंतिम स्थिति जाँच रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। भारत नेपाल सीमा पर बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मैत्री ब्रिज से नेपाल भगाने की कोशिश नाकाम। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई रक्सौल के हर्रिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्टम चौक स्थित मैत्री ब्रिज के पास की गई है, जहां पर वह कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेज के भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। सीमा पर नियमित जाँच के दौरान पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद श्याम हुसैन के रूप में हुई है, जो कि बांग्लादेश के मुंशीगंज ढाका जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ और फिर दस्तावेजों की जांच के दौरान उसकी सीमा पार करने के प्रयास को लेकर के संदेह गहराया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर के आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वह भारत में कब और फिर किस रास्ते से दाखिल हुआ, यहाँ किन लोगों के संपर्क में था और नेपाल जाने का उसका असली मकसद क्या था। भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए मामले को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है और इसके संभावित संपर्कों तथा यात्रा रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। बिहार में गहराने लगा सूखे का संकट, 50% तक कम बारिश, नदियों का जलस्तर घटा, भूजल भी नीचे खिसका। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की सुस्त रफ्तार अब गंभीर चिंता का कारण बनती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सामान्य से करीब 50% कम बारिश दर्ज होने के कारण कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। आज तक बिहार में सामान्य से 230 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले केवल करीब 103 मिलीमीटर ही बारिश होने की बात कही गई है, यानी कि बारिश की कमी 50% से भी ज़्यादा बताई जा रही है। कम बारिश का सीधा असर खेती और फिर जल स्रोतों पर दिखाई देने लगा है। धान की रोपनी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है, जबकि कई नदियों के जलस्तर में भी गिरावट की बात सामने आई है। इसके साथ ही भूजल स्तर नीचे खिसकने से आने वाले दिनों में सिंचाई और फिर पेयजल की समस्या बढ़ सकती है। अगर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर किसानों की मुश्किलें और फिर गंभीर हो सकती है। हालांकि मौसम को लेकर की स्थिति तेजी से बदल रही है और 8 जुलाई की ताजा रिपोर्ट में बिहार के कई हिस्सों में अगले दिनों बारिश, आंधी और फिर वज्रपात की संभावना जताई गई है। ऐसे में अब किसानों और फिर प्रशासन की नजर आगामी बारिश पर टिकी है, क्योंकि अच्छी और फिर व्यापक वर्षा ही सूखे के बढ़ते खतरे को कम कर सकती है। मर्द तो यूं ही बदनाम है, गुटखा खाने में बिहार की महिलाओं ने सबको पीछे छोड़ा। दरअसल बात है कि देश में तंबाकू और फिर गुटखा सेवन को लेकर के सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं में तंबाकू सेवन के मामले में मिजोरम सबसे आगे बढ़ता गया है। यहाँ पर 15 से 49 आयु वर्ग की करीब 61.6% महिलाओं द्वारा किसी न किसी रूप में तंबाकू सेवन की बात कही गई है। इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि मिजोरम की महिलाएं इस मामले में देश के बाकी राज्यों से काफी आगे है। वहीं पर पुरुषों में तंबाकू सेवन की तस्वीर अलग दिखाई देती है और कई राज्यों में गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। इसीलिए खबर में गुटखा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आंकड़े व्यापक रूप से तंबाकू सेवन से जुड़े बताए गए हैं। इन आंकड़ों ने एक बार फिर से तंबाकू सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों पर ध्यान खींचा है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते हैं कि गुटखा और फिर अन्य तंबाकू उत्पाद मुंह के कैंसर, हृदय रोग और फिर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। बिहार के युवा ने बनाया ऐसा बैग जो खुद पावर बैंक, भूल जाएंगे चार्जर, बैग से ही कर सकेंगे मोबाइल चार्ज। दरअसल बात है कि बिहार के एक युवा उद्यमी ने ऐसा अनोखा बैग तैयार किया है जो सिर्फ सामान रखने के काम नहीं आता, बल्कि पावर बैंक की तरह मोबाइल और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने में भी मदद करता है। इस इनोवेटिव आइडिया ने आम बैग को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है और खास करके यात्रा करने वाले लोगों तथा युवाओं के लिए इसे उपयोग बनाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युवा ने अपने स्टार्टअप के जरिए स्मार्ट बैग के कारोबार को आगे बढ़ाया
और धीरे धीरे बाजार में अपनी पहचान बनाई। बैग में चार्जिंग की सुविधा होने के कारण लोगों को अलग से पावर बैंक संभालने की परेशानी कम हो सकती है। लगातार से मेहनत, नए डिजाइन और फिर ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते हुए शुरू किया गया ये कारोबार अब तेज़ी से बढ़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस स्टार्टअप से अब सालाना करीब 80 लाख रुपए की कमाई होने का दावा किया गया है। यह बिहार के इस युवा की कहानी दिखाती है कि एक अलग आइडिया को सही योजना और मेहनत के साथ कारोबार में बदला जा सकता है। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये सफ़र अब दूसरे युवाओं के लिए भी स्टार्टअप और फिर इनोवेशन की प्रेरक मिसाल बन रहा है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के मचा बवाल। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने गलत समय पर गलत निर्णय ले लिया है। संतोष सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर पहले चुनावी रणनीतिकार थे और अब खुद प्रत्याशी बन गए हैं, लेकिन बांकीपुर में उनका फैसला भारी पड़ सकता है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि बांकीपुर सीट पर पार्टी को कोई भी हरा नहीं सकता, यानी कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने कहा कि चाहे तेजस्वी यादव उम्मीदवार उतारे, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ें या फिर कोई और मैदान में आ जाए, जीत बीजेपी की ही होगी। संतोष सिंह के मुताबिक बिहार के लोगों का एनडीए गठबंधन पर भरोसा है और बांकीपुर में भी मतदान गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे या मतदाता। वहीं पर संतोष सिंह ने यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगा और अब केवल मतगणना का इंतजार है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री ने इस उपचुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है, जिससे मुकाबले पर पूरे बिहार की नज़र टिक गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी नेता की भविष्यवाणी सही साबित होती है या फिर प्रशांत किशोर बांकीपुर में बड़ा उलटफेर करते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। मैट्रिक पास को 10 और इंटर को 15,000। बिहार में अब घर बैठे मिलेगा प्रोत्साहन योजना का लाभ, ऑनलाइन करें आवेदन। दरअसल बात है कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। योजना के तहत पात्र मैट्रिक पास विद्यार्थियों को 10,000 रुपये और इंटर पास विद्यार्थियों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छात्रों को आवेदन के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान जरूरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू होने से आवेदन और फिर सत्यापन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ छात्रों को समय पर योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक अपने घर, स्कूल परिसर, निजी कोचिंग संस्थान या फिर किसी अन्य व्यावसायिक शिक्षण केंद्र में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निगरानी और फिर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि सरकारी शिक्षकों के निजी ट्यूशन या फिर कोचिंग में व्यस्त रहने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और फिर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए नियम का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी ट्यूशन या फिर कोचिंग पढ़ाना शिक्षक आचार संहिता और फिर सेवा शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है। आदेश के बाद जिला स्तर पर ऐसे शिक्षकों पर नजर रखने की तैयारी है जो स्कूल समय से पहले या फिर बाद में निजी ट्यूशन और फिर कोचिंग से जुड़े हैं। दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी शिक्षक अपनी पूरी क्षमता और फिर समय विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई तथा उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। 9-10 जुलाई को बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में आंधी के साथ गिरेगी बिजली, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ मौसम विभाग ने आज 9 और कल 10 जुलाई के लिए भारी बारिश, आंधी और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जहाँ आज 10 जुलाई को किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी समेत कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। कई अन्य जिलों में भी गरज चमक और फिर बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है। वहीं पर कल 10 जुलाई को पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और फिर पश्चिम चंपारण में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और फिर वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और फिर बिजली के खंभों से दूरी रहने की सलाह दी है। किसानों और फिर बाहर काम करने वाले लोगों से भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। बिहार के किसानों की बड़ी टेंशन, जमीन अपने नाम नहीं तो फिर अटक सकता है योजनाओं का लाभ,
पंजीकरण में नई शर्तों से हड़कंप। दरअसल बात है कि बिहार में किसान पंजीकरण की नई व्यवस्था ने हजारों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खास करके उन किसानों को परेशानी हो रही है जिनकी खेती की जमीन अब भी उनके पिता, दादा या फिर अन्य पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। जब नई शर्तों के कारण ऐसे किसानों को पहले उत्तराधिकार बंटवारा और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करके जमीन अपने नाम कराने की जरूरत पड़ रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अटकने का डर पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर जिले में बड़ी संख्या में किसान पुश्तैनी जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अब भी पूर्वजों के नाम पर है। ऐसे में किसान पंजीकरण के दौरान जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पा रहा है और फिर किसानों को आशंका है कि समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो फिर वे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और फिर सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जमीन का बंटवारा, वंशावली, नामांतरण और फिर रिकॉर्ड अपडेट कराने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। किसानों का कहना है कि वर्षों से वे उसी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब डिजिटल पंजीकरण की नई शर्तों से उनकी मुश्किल बढ़ा दी गई है। जमीन नापने के लिए मांगी 5,000 रुपए की रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार हुए अमीन। दरअसल बात है कि बिहार के जहानाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। मखदूमपुर अंचल कार्यालय में तैनात अमीन अनिल कुमार सिंह को जमीन की मापी के बदले 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम ने पहले आरोपों का सत्यापन किया और फिर जाल बिछा करके कार्रवाई को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता ने जमीन की नापी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा था। आरोप है कि अमीन ने जमीन की मापी कराने के बदले 5,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायत सही पाए जाने के बाद निगरानी की टीम पहले से मौके पर तैनात हो गई और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, उसे पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई के बाद मखदूमपुर अंचल कार्यालय में हरकत मच गया। सिक्टी की बेटी पायल का जापान में जलवा, नो हेलमेट नो स्टार्टर बाइक प्रोजेक्ट से बढ़ाया बिहार का मान। दरअसल बात है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सिक्टी की बेटी पायल कुमारी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सिक्टा की बेटी पायल कुमारी रोनियार ने जापान में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करके बिहार का नाम रोशन किया है। पायल ने जापान के प्रतिष्ठित सकुरा साइंस प्रोग्राम में भारत और फिर बिहार का प्रतिनिधित्व किया है, जहां पर उनका इनोवेटिव प्रोजेक्ट नो हेलमेट नो स्टार्ट बाइक खास आकर्षण का केंद्र बना। इस प्रोजेक्ट का मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और बिना हेलमेट बाइक चलाने की आदत पर तकनीक के जरिए रोक लगाना है। पायल के प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि बाइक चालक के हेलमेट पहनने पर भी वाहन स्टार्टर हो सकेगा। यानी कि अगर बाइक चलाने वाले हेलमेट नहीं पहनता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इस तकनीकी सोच को सड़क हादसों में कमी लाने की दिशा में उपयोगी पहल माना जा रहा है। जापान यात्रा के दौरान पायल को वहां की उन्नत तकनीक, कार्य संस्कृति और फिर वैज्ञानिक संस्थानों को करीब से समझने का अवसर भी मिला है। सिक्टा की बेटी की इस उपलब्धि से परिवार के साथ पूरे पश्चिमी चंपारण और बिहार में खुशी का माहौल है। बाढ़ से पहले अलर्ट मोड में बिहार सरकार, गंगा गंडक के किनारे दौड़े जल संसाधन सचिव, अफसरों को किया डेडलाइन का संदेश। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून सक्रिय होते ही संभावित बाढ़ और फिर कटाव के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। जी हाँ, जल संसाधन विभाग के सचिव ने सारण और फिर वैशाली जिले में गंगा और गंडक नदी के किनारे स्थित संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ सुरक्षा और फिर कटाव रोधी कार्यों की जमीनी स्थिति देखी तथा अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सचिव ने चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता, तटबंधों की स्थिति और फिर संवेदनशील स्थानों पर की गई तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने इंजीनियरों और फिर संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया ताकि नदियों का जलस्तर बढ़ने पर आसपास के गांव और फिर आबादी को नुकसान से बचाया जा सके। खास तौर पर गंगा गंडक के किनारे कटाव वाले क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। सरकार की कोशिश है कि बाढ़ आने से पहले ही सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए और फिर आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने, संवेदनशील बिंदुओं पर नजर रखने और सुरक्षात्मक कार्यों में तेजी लाने का संदेश दिया है।
बिहार के 101 अनुमंडलों में खुलेंगे 720 बेड वाले नए आवासीय विद्यालय, छात्रावास और सैनिक स्कूल। दरअसल बात है कि बिहार में पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा और आवास की सुविधाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। राज्य के 101 अनुमंडलों में बालकों के लिए 720 बेड और फिर बालिकाओं के लिए 520 बेड क्षमता वाले आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने की योजना है। जब पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद ने बताया है कि फिलहाल जिला स्तर पर बालिकाओं के लिए 39 आवासीय विद्यालय संचालित हो रही है। इसके साथ ही अनुमंडल स्तर पर बालिकाओं के लिए 100 बेड और फिर प्रमंडल स्तर पर बालिकाओं के लिए 100 बेड क्षमता वाले नए जननायक कर्पूरी छात्रावास बनने की तैयारी है। वर्तमान में 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित है, जिनकी कुल क्षमता 3800 है और फिर इनमें 2962 छात्र छात्राएं नामांकित बताए गए हैं। कन्या +2 उच्च विद्यालयों में खाली 927 शिक्षक पदों पर ट्राई4 के जरिए नियुक्ति की भी तैयारी है। सरकार शिक्षा के साथ विशेष प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है और फिर विभाग 10 अन्य पिछड़ा वर्ग सैनिक स्कूल खोलने की योजना बना रहा है। इसके अलावा 12वीं पास छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुलिस, फायर सर्विस और तकनीकी कोर्स करने वाले छात्रों को 50,000 रुपये तक का लैपटॉप देने का प्रस्ताव भी केंद्र और फिर राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है। इन योजनाओं को पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा, छात्रावास और फिर करियर के अवसर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में दौड़ेगी रैपिड ट्रेन, पटना से इन 4 शहरों के लिए बनेगा कॉरिडोर, सम्राट कैबिनेट में फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में आधुनिक और फिर तेज सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में पटना से 4 शहरों के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS कॉरिडोर की तैयारी को मंजूरी दे दी गई है। ये कॉरिडोर पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आड़ा और गयाजी के बीच प्रस्तावित है। जब कैबिनेट ने इन चारों रूटों के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट यानी कि EAR और फिर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि DPR तैयार करने की मंजूरी दी है। पटना मुजफ्फरपुर कॉरिडोर को हाजीपुर और फिर सोनपुर के रास्ते जोड़ने की योजना है। DPR तैयार करने की जिम्मेदारी NCRT.in को दिए जाने की जानकारी सामने आई है, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ी संस्था है। सरकार का मानना है कि इन रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से पटना और फिर आसपास के प्रमुख शहरों के बीच सफर तेज, सुरक्षित और फिर सुविधाजनक होगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ व्यापार, रोजगार और फिर शहरी विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। फिलहाल परियोजना DPR और फिर शुरुआती तकनीकी अध्ययन के चरण में है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री बोले अवैध वसूली किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और फिर अभिभावकों से कथित अवैध वसूली को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा है कि बच्चों की शिक्षा के नाम पर किसी भी तरीके की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस, किताब, कॉपी, ड्रेस और फिर अन्य पदों में मनमानी से जुड़ी शिकायतें मिल रही है, जिन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए एक नई SOP यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। इसमें फीस संरचना को पारदर्शी बनाने, अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत किए जाने की बात कही गई है। सरकार का संदेश है कि निजी स्कूल तय नियमों के दायरे में ही शुल्क वसूले। जब सरकार की सख्ती से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है और किसी भी संस्थान को मनमाने तरीके से पैसे वसूलने की छूट नहीं दी जा सकती है। अब नई SOP और आगे की कार्रवाई पर अभिभावकों की नज़र टिकी हुई है। दरभंगा के गांव में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, पुलिस के छापे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल बात है कि बिहार के दरभंगा जिला में पुलिस ने एक गांव में चल रही कथित मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जहां कमतौल थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, करीब 700 कारतूस और फिर हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और फिर पुलिस ने मनमानी से जुड़े मामले से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। अब बनेगा जन आंदोलन, युवाओं की भागीदारी से बिहार में मिटेगा टीबी का नामो निशान, मंगल पांडे। दरअसल बात है कि बिहार में टीबी उन्मूलन अभियान को अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं, मेडिकल छात्रों, NCC कैडेट्स और रक्षा कर्मियों की भागीदारी से
टीबी के खिलाफ अभियान को नई ताकत मिलेगी। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के टीबी मुक्त भारत संकल्प को पूरा करने में बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा। मंगल पांडे के मुताबिक बिहार में टोली मॉडल को पूरी ताकत से धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ करके टीबी मरीजों की पहचान, जांच और फिर जागरूकता को मजबूत किया जा सके। अंतर मंत्रालयी पहल के जरिए अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और फिर युवाओं को सक्रिय भागीदारी बनाने पर जोर है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई स्वास्थ्य योजनाओं और फिर टीबी नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय के साथ मजबूती मिलेगी। 21,000 करोड़ से चमकेगा बिहार की सड़कें और पुल, मुजफ्फरपुर की मेगा परियोजनाओं को लगेंगे पंख। दरअसल बात है कि बिहार में सड़कों और फिर पुलों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए की बड़ी वित्तीय योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 15,000 करोड़ रुपए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए जुटाए जाने हैं। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से मुजफ्फरपुर को भी खास फायदा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में जिले के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की बात कही गई है, जिनमें सड़क कनेक्टिविटी और फिर बड़े पुलों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उत्तर बिहार की लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को फंड मिलने से निर्माण कार्य तेज हो सकता है और लोगों को जाम तथा लंबी दूरी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस योजना को बिहार के रोड नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खास करके मुजफ्फरपुर और फिर उत्तर बिहार में मेगा परियोजनाओं को पूरा होने से व्यापार, रोजगार और फिर आवागमन को नई रफ्तार मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय व्यवस्था में लोन और भविष्य की टोल आय की भी भूमिका होगी। इसलिए परियोजनाओं की अंतिम लागत, समय सीमा और फिर टोल व्यवस्था संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ और स्पष्ट होगी। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। दरअसल बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बड़े फैसलों में पटना से मुजफ्फरपुर, गया, आरा और बेगूसराय के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS कॉरिडोर की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है। इसके लिए शुरुआती अध्ययन और फिर DPR से जुड़ी प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। यह साथ ही पटना एम्स के विस्तार के लिए करीब 26 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला भी अहम माना जा रहा है। कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा मत्स्य क्षेत्र के विकास, बेली ब्रिज, केंद्रीय विद्यालयों और राज्य के बुनियादी ढांचों से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन फैसलों का उद्देश्य बिजली खर्च घटाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और सड़क, पुल समेत सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करना बताया गया है। वहीं पर 22 एजेंडों वाली इस बैठक को बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन और फिर ऊर्जा क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। रैपिड ट्रेन कॉरिडोर से पटना की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार में बसेगी आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप, CEPT देगा तकनीकी मार्गदर्शन, बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में आधुनिक और फिर सुनियोजित शहर बसाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के योजनाबद्ध विकास के लिए अहमदाबाद स्थित CETP एडवाइजरी फाउंडेशन को तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चुनने की मंजूरी दी गई है। ये संस्था टाउनशिप की योजना, रणनीतिक मार्गदर्शन और फिर परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सरकार की मदद करेगी। CEPT की भूमिका सिर्फ तकनीकी सलाह तक सीमित नहीं होगी। ये मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, नीतिगत सहयोग, नियामकीय और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने तथा अलग अलग सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की भी सहयोग करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटलिपुत्र यानी कि पटना, हरिहर नाथपुर यानी कि सोनपुर, मगध यानी कि गया और तिरहुत यानी कि मुजफ्फरपुर से जुड़ी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इन आधुनिक टाउनशिप के विकसित होने से नए आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और फिर सेवा केंद्र तैयार हो सकते हैं, जैसे बड़े शहरों पर आबादी और फिर यातायात का दबाव कम करने, निवेश आकर्षित करने और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बांकीपुर में होगी प्रशांत किशोर की परीक्षा, नतीजा तय करेगा आगे का रास्ता। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा बन गया है। यह चुनावी रणनीतिकार से सक्रिय नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां पर नितिन नवीन ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि अपनी
राजनीतिक ताकत साबित करने की भी है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रशांत किशोर जनसुराज के प्रमुख चेहरे के तौर पर मैदान में हैं। बांकीपुर का मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ का नतीजा बताएगा कि प्रशांत किशोर की सभाओं, पदयात्राओं और बिहार में नई राजनीतिक के दावे का मतदाताओं पर कितना असर पड़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो फिर ये जनसुराज के लिए बड़ा राजनीतिक उछाल होगा और फिर बिहार में पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने में मदद मिल सकती है। जब वहीं पर हार की स्थिति में उनकी चुनावी रणनीति और फिर जमीनी पकड़ पर सवाल उठ सकते हैं। यही वजह है कि बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि प्रशांत किशोर और फिर जनसुराज पार्टी की आगे की राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव बन गया है। दोस्तों, तेरागाछ प्रखंड के फतेहपुर थाना में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी गई है, जिसके बाद क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने किशनगंज एसपी से जनरेटर और फिर इन्वर्टर लगाने की मांग की है। दरअसल किशनगंज जिले के फतेहपुर थाना की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने पुलिस अधीक्षक किशनगंज को एक आवेदन देकर के फतेहपुर थाना में जनरेटर, इन्वर्टर और फिर पर्याप्त बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि फतेहपुर थाना में बिजली व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों को अपने दैनिक कार्यों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटने की स्थिति में थाने का काम प्रभावित होता है, जैसे आम लोगों को मिलने वाली पुलिस सेवाओं पर भी असर पड़ता है। जिला परिषद सदस्य ने अपने पत्र में लिखा है कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। फतेहपुर थाना में जल्द से जल्द जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था कराई जाए, ताकि बिजली बाधित होने पर भी पुलिस का काम बिना रुकावट चलता रहे। यह आवेदन 8 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक किशनगंज के नाम पर भेजा गया है, जब पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि बेहतर संसाधन मिलने से पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और आम लोगों को भी बेहतर पुलिस सेवा मिल सकेगी। वहीं पर अब देखना होगा कि जिला परिषद सदस्य की इस मांग पर पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। यदि फतेहपुर थाना में बिजली से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो फिर इसका सीधा लाभ पुलिसकर्मियों के साथ साथ क्षेत्र की आम जनता को भी मिलेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले जामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम का एक प्रेरक व्याख्यान सामने आया है। ये व्याख्यान मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी में दी गई है। उन्होंने छात्रों से कहा कि मूल्यों और कौशल के साथ खुद को बेहतर इंसान बनाएं। जी हाँ, पटना में आयोजित एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और फिर नैतिक मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर रकीब आलम ने छात्रों और फिर शिक्षकों को संबोधित करते हुए एक प्रेरक व्याख्यान दिया है। इस कार्यक्रम का विषय था विश्व को बदलने के लिए मूल्यों और फिर कौशल से युक्त एक इंसान बनने के लिए खुद को तैयार करें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और फिर डीन सहित कई शिक्षाविद, शिक्षक, शोधकर्ता, शोधार्थी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर रकीब आलम ने कहा कि आज के दौर में केवल डिग्री हासिल करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। कहा है कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज और फिर देश के लिए एक जिम्मेदार और फिर बेहतर इंसान तैयार करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दें। संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक सोच और फिर सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण किसी भी व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। अगर युवा इन मूल्यों को अपना करके आगे बढ़ेंगे तो फिर वे न केवल अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे, बल्कि समाज और फिर देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा का महत्व तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अच्छे विचार और फिर मानवीय मूल्य जुड़े हो। जब विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। व्याख्यान के अंत में छात्राओं ने डॉक्टर रकीब आलम से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे हैं, जिनका उन्होंने आसान और फिर प्रेरणादायक तरीके से जवाब दिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता और फिर समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और फिर मार्गदर्शन का माध्यम बना है। उपस्थित लोगों ने उम्मीद जताई है कि ऐसे शैक्षणिक और फिर प्रेरक कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित होते रहेंगे, ताकि युवाओं को बेहतर नागरिक और जिम्मेदार इंसान बनने की दिशा में निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब स्टेट हाईवे, बड़े पुल, बाईपास और सुरंगों पर भी टोल लगेगा। यानी कि अगर आप बड़े पुल से गुजरते हैं, बाईपास होकर के जाते हैं या फिर सुरंगों से होकर के जाते हैं,
या स्टेट हाईवे से होकर के जाते हैं तो अब आपको पैसा देना होगा बिहार सरकार को। जी हाँ, जिस तरह से आप किसी चचरी पुल में सफ़र करते हैं, बांस से बनी चचरी पुल में सफ़र करते हैं तो उससे पहले पैसा देना पड़ता है, ठीक उसी तरह से अब आपको बिहार सरकार को पैसा देना पड़ेगा बिहार सरकार की इन प्रोजेक्ट्स में सफ़र करने पर। जैसे कि स्टेट हाईवे हुआ, उसके बाद बड़े पुल हुआ, बाईपास हुआ और सुरंग हुआ। इन चीज़ों से अगर आप सफ़र करते हैं तो अब आपकी जेब ढीली होगी, अब आपको पैसे देकर के सफ़र करना होगा। जी हाँ, जो आपसे टैक्स पहले वसूला जाता है तो वो तो जाता ही है, इसके लिए अलग से आपको टैक्स लगेगा। यानी कि अब आपके पास सड़क पर चलने के लिए भी पॉकेट में पैसे होनी चाहिए। निर्माण विभाग उन पथों और फिर पुलों का चयन कर रहा है जिस पर टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। विभाग एक आकलन कर लेगा कि किस पथ से कितने वाहन गुजरते हैं। इसके बाद टोल टैक्स की जिम्मेदारी देने के लिए निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों के चयन के लिए निविदा के कुछ दिनों में जारी की जाएगी। इसके बाद टोल वसूली निजी एजेंसियों के माध्यम से शुरू हो जाएगी। यदि वाहन मालिक निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो फिर उस पर तिगुना टोल टैक्स लगेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।